हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हो आप लोग सभी? होप यू आर डूइंग फाइन, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम पास्ट पेपर का सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस मेरा पेपर में कैसे हुआ था, मैं अपने प्रैक्टिस करने के टाइम पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता था, कैसे अप्रोच करता था, क्या मेरे अप्रोचेस रहते थे, गोल कैसे रहता था। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि हमने 2026 का पेपर आईआईटी एग्जाम का पूरा सॉल्व कर रखा है। तो प्लेलिस्ट भी बना रखा है हमने, आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज मैं बोलूंगा आप लोगों को कि आप मेरे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अभी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, फॉर्मूला रिवीजन करने के लिए कुछ पीडीएफ डालता रहता हूँ हर दिन। आप वहाँ पे वो देख के रिवीजन कर सकते हो आप अपना। और नेक्स्ट चीज, आप कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होने से, आप कोई भी क्वेरी होने से भी आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली वहाँ पे। और नेक्स्ट चीज भी यही रहेगा कि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो क्वेश्चंस में, किसी और चीज में भी गाइडेंस चाहिए हो, तो आप एक तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। दूसरा चीज, आप वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता रहता हूँ, तो आप लोग कुछ भी डाउट होने से, कोई भी कंफ्यूजन होने से रखना। आई ट्राई कि मैं विद इन 5-6 आवर्स के अंदर ही मैं आपको आंसर दे दूँ, आपका क्वेरी सॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो हमने 2026 का पेपर कंप्लीट कर रखा है। अभी नेक्स्ट गोल हमारा है अभी टॉपिक वाइज सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल फिजिक्स का शुरू करेंगे। एक एक टॉपिक एक एक दिन करेंगे हम। तो आज मैथमेटिकल फिजिक्स का हम डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट कर रखा है। सानू सर ने भी कक्षा पे भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैथमेटिकल फिजिक्स ही स्टार्ट कराते हैं हम। तो अभी उसका रिवीजन एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ साथ में ही आप लोग। तो वॉच इट टिल द एंड। और नेक्स्ट रिक्वेस्ट ये रहेगा आपका, आप लोगों से, कि आप लोग क्वेश्चन देखना और वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, सॉल्व करना उसको। सॉल्व करने के बाद आप क्या करना, वीडियो प्ले करना और सोल्यूशन, मेरा सोल्यूशन देखना, या फिर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन एकदम इजी लगा। जैसे सभी के लिए सेम नहीं रहेगा, किसी को कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ लग सकता है, किसी को ज्यादा इजी लग सकता है। जैसे अभी मुझे क्लासिकल मैकेनिक्स क्वेश्चन ज्यादातर इजी लगते हैं, बट वहीं पे अगर जब मुझे सेंट्रल फोर्स मोशन का आता है तो मुझे थोड़ा टफ लगने लगता है। और मेरे दोस्त का वहीं पे सेंट्रल फोर्स मोशन जब आता है उसको वो इजी लगता है, बाकी के टफ लगते हैं दूसरे टॉपिक्स। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप खुद देखना, अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा इजी है, मुझे क्लियरली याद है, तो आप वो क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो को नॉर्मल स्पीड भी देखना, थोड़ा सीखना। ठीक है, मेन गोल शुड बी लर्निंग, और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया आएगा आप लोगों को। यही हमारा यहाँ पे मेन गोल रहेगा। चलिए फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन विजिबल है? क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और ये ऑपरेटर फॉर्म में है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है हमें और ये ऑपरेटर फॉर्म में, डी डी एक्स माइनस एक्स, डी डी एक्स प्लस एक्स, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, क्योंकि यार ये नॉर्मल वे में मल्टीप्लीकेशन होगा। क्वेश्चन इज दिस। ऑप्शंस तो चार है, वो तो बाद की बात देखेंगे। पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये क्या हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। ए आपको अगर आप देखोगे तो दिस विल लुक लाइक ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगर डी डी एक्स को हम ए माने, एक सेकेंड, अगर ये डी डी एक्स पोर्सन को, डी डी एक्स पोर्सन को हम डी डी एक्स को एक्स माने और ए माने और माइनस एक्स, एक एक्स की जगह पे बी करें। ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है ना ये पूरा का पूरा। ये बोर्ड पे दिखाता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन दिख गया होगा। लेट्स गो टू द बोर्ड। बोर्ड पे देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन। एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे हमें
ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर ये रखे और ये बी रखे इस जगह पे जाएगा, और ये बी, तो ये अगर हम देखें इसी का इक्विवेलेंट हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी। क्या इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा क्या इसकी जगह पे, विल दिस बी इक्वल ट्रू। देखिए ऐसा यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये नहीं होगा ऐसा। हमारा कभी भी ऑपरेटर फॉर्म में हो ना कोई भी, हम उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो हमें टर्म बाय टर्म करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे आप क्या करोगे, कि जो डी डी एक्स है माइनस एक्स और डी डी एक्स प्लस एक्स, इसको क्या करते हैं, किसी भी एक फंक्शन पे मल्टीप्लाई करते हैं। फंक्शन क्या लेते हैं हम, एफ, एफ के ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर डिमांड समथिंग, कोई फंक्शन हो कोई इक्वेशन हो उस पर ऑपरेट करेगा ना कोई भी ऑपरेटर, तो यहाँ पे हम उसको एफ मानते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, टर्म बाई टर्म यहाँ पे एक एक को लेते हैं। पहले राइट साइड वाले ऑपरेटर को ऑपरेट कर देते हैं, वो ऑपरेट करने से आपके क्या हो जाएगा, डी एफ बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है, एफ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है अभी हमें, यहाँ पे आपको सबको अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले डी डी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, डी डी एक्स को सब पे ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट टर्म पे जब ऑपरेट करोगे आप, ये डबल डेरिवेटिव डी एक्स, फिर दूसरे वाले टर्म पे जब ऑपरेट करोगे इसी को एक्सेप्ट पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, पहले एक्स का डेरिवेटिव टाइम्स एफ, फिर एक्स को सिंपल और यहाँ पे एफ का डेरिवेटिव, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। फिर एक्स को सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, मेरे पास बच रहा है डी टू एफ बाई डी एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर एफ प्लस एफ। यहाँ पे देखिए हमने एफ को तो हमने एक्स्ट्रा खुद से ले लिया था ना, हमारा ऑपरेटर तो सिर्फ ये रेड कलर का बॉक्स ही था ना, सिर्फ ऑरेंज कलर का या रेड कलर का। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एफ को बाहर निकाल के यहाँ पे सिर्फ हमें ऑपरेटर देखना है, डी टू एफ डी टू, यहाँ पे एफ को बाहर निकाल दिया, माइनस स्क्वायर एफ ले लिए यहाँ से भी, और यहाँ से एफ लेने से थर्ड टर्म से, तो ये सिर्फ वन बचेगा, तो ये सब लेके एफ बाहर हो गया। तो हमारा जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर वाला पार्ट कितना बचा, सिर्फ ये वाला बचा ना, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट में या फिर ये बॉक्स। हमारा ऑपरेटर का आंसर क्या हो जाएगा, ये डी डी एक्स डी डी एक्स माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स। इस ऑपरेटर को हम क्या लिख सकते हैं अभी, डी टू और डी एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, आंसर क्लियर है जो आया हमारा क्लियर। तो हम देख सकते हैं अभी ऑप्शंस क्या है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर कौन सा मैच होगा, फिर हमारा बी मैच होगा, ठीक है, ऑप्शन बी मैच हो रहा है, आंसर भी कर सकते हैं ऑप्शन बी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप लोगों को ये जेस्ट का क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको डीएफआर जेस्ट में भी आएंगे, और ये जो जो ये इजियर क्वेश्चंस है ना, ये जो अभी किया हमने, ये वाला क्वेश्चन आपको जैम में भी आ सकता है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको जैम में नहीं आएगा, रहने देते हैं, ये जैम में आ सकता है, जैम लेवल का ही कर रहे हैं हम अभी। तो ये क्वेश्चन देखिए नंबर 5, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे,
सेकंड देखिए, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं तब तक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लेता हूँ। एक सेकंड। व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू, आई होप आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है एफ डबल डैश एक्स माइनस टू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू जीरो है हमारे पास। इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व करने का तरीका क्या होता है हमेशा? अब क्या करोगे, इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे। एक्सिलरी इक्वेशन होता है आपका, ठीक को ही आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रखते हैं हम, एम स्क्वायर, जो डबल डेरिवेटिव वहां पे एम स्क्वायर माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव वहां पे एम प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, प्लस इसका सॉल्यूशन, इसका m की वैल्यूज आ जाएंगे m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ से जो m का वैल्यू आएगा वो रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, m इक्वल्स टू 1 और 1। ये दो रूट्स है, दोनों रिपीटेड रूट्स है, इक्वल रूट्स है ना, इक्वल एंड रिपीटेड रूट्स। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका सॉल्यूशन क्या होता है, fx इक्वल्स टू क्या होता है, c1 e की पावर, ये जो जो रूट्स आए हैं, रूट्स कोफिशिएंट हो जाएगा 1x प्लस c2 x। रिपीटेड रूट्स है तो यहाँ पे एक x टर्म आएगा दूसरे वाले में, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ये भी 1x। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस x e की पावर x। देख सकते हो कितना इजी सा सॉल्यूशन था इसका। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके जैम में, जस्ट में, टीआरएफ हर जगह भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके सॉल्यूशंस आप कैसे निकालते हैं वो अच्छे से ही क्लियर रखना। यहाँ पे आप देखो ऐसा केस था, हमने एक एक्सिलरी इक्वेशन बनाया, एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकाले। तो रूट्स आपके डिपेंड करते हैं, सॉल्यूशन क्या कैसा होगा वो रूट्स पे डिपेंड करता है। अगर रूट्स अलग अलग आ गए, जैसे एक रूट्स ए आया दूसरा बी आया, उस टाइम पे सॉल्यूशन आपका होता है एफ एक्स c1 e की पावर ax प्लस c2 e की पावर bx होगा। अगर सपोज रिपीटेड रूट्स है, e कमा a है, उस टाइम पे fx हो जाता है आपका c1 प्लस x c2 e की पावर ax। अब ये दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए आपके क्या होता है, fx इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स रूट सपोज किस फॉर्म में, a प्लस माइनस bi। कॉम्प्लेक्स रूट ऐसा होगा ना, एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस केस में आपका होगा e की पावर ax, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका c1 cos bx प्लस c2 sin bx। इस फॉर्म में हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ये सॉल्यूशंस के फॉर्म आप याद रखना, ताकि आपको सॉल्व करने में इजी रहे, वहां पे ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो ये रियल के लिए हो गया, ये रियल और डिस्टिंक्ट। ये केस हो गया आपका रियल एंड रिपीटेड रूट्स, और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये सॉल्यूशन ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आया है
आंसर आपको फिर से हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आया था वो आया था C1 प्लस XC2 e की पावर x। यहाँ पे आंसर्स में देखिए नीचे ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू यहाँ पे। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा मैच हो रहा है, डी डी वाला मैच हो रहा है ना हमारा। डी वाले में क्या है हमारे पास C1 e की पावर x है प्लस C2 x e की पावर x। हमारा अब आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये ये रहने दीजिए, ये आई डोंट थिंक आएगा। ये आ सकता है टीएफआर में, तो इस टेस्ट का पेपर है, वैसे टीएफआर में भी आ सकता है। टीएफआर यहाँ पे ये करते हैं, एक बार देखिए आप, मेरे पास क्या है, इंफिनिट सीरीज है, वन माइनस 1/3 प्लस 7। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। ओके, आई गेस इसका भी आंसर आप एग्जाम में अगर आए तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है। एमसीक्यू में तो क्या करना, आप फर्स्ट 7-8 टर्म्स लेना, जितने टर्म्स हो सकते हैं उनका क्या करना, कैलकुलेटर से ही सम निकाल देना और उसको देखना कौन सा क्लोजेस्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 पाई है, पाई बाई 2 है और पाई बाई 4 है, तो क्लोजेस्ट आंसर जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इंफिनिट सीरीज आपका कहीं ना कहीं जाके तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये व्हाट डू वी से इट, कन्वर्जेंट होता है ना। इंफिनिट सीरीज का अगर सम निकाल देगा तो कन्वर्जेंट होगा। इसका आंसर निकालने के लिए आप जो दूसरा तरीका है, क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज लगा के भी निकाल सकते हो। फोरियर सीरीज में आप लोगों ने पार्सेवल्स थ्योरम पढ़ा होगा, पार्सेवल्स थ्योरम से आ सकता है। फिर बाकी बाकी तरीके थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएंगे, इसलिए हम इसके आंसर जो निकालेंगे, मैं जैसे करता था, मैं प्रैक्टिस करने के टाइम पे ऐसे इंफिनिट सीरीज आते थे तो मैं कैलकुलेटर में ही इसका सम निकाल देता था। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 1/3 प्लस 5 माइनस 1/7 प्लस अभी 1/9 हो जाएगा माइनस 1/11। तो ये आ रहा है आपका 0.744 तक आ रहा है, 0.744। तो पाई का वैल्यू होता है आपका 3.14। तो ये आंसर कितना है, कितने से मैच हो रहा है, 0.744 जो आ रहा है वो पाई बाई 4 है ना। पाई आपका होता है 3.14, ये नियरली आपका कितना इक्वल है 0.75। तो 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तभी तो 0.75 के अराउंड आएगा ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आप पार्सिबल एडिडिटी लगा के भी कर सकते हो, पार्सिबल्स थ्योरम लगा के भी वहां से भी आंसर आ जाएगा। ये मेरे हिसाब से ये शॉर्टकट है थोड़ा एग्जाम के लिए, खास करके अभी एग्जाम्स के लिए ऐसे कर सकते हो आप। बट अगर इफ यू वांट टू नो, आप पार्सिबल्स थ्योरम के बारे में देख लेना। ठीक है, पार्सिबल्स थ्योरम फोरियर सीरीज को कैसे यूज करते हैं हम इनफिनिट सीरीज निकालने के लिए, इनफिनिट सीरीज का सम निकालने के लिए, या फिर आप अल्टरनेटिंग ये जो है ना फॉर्मूलेस, इनके याद भी कर सकते हो आप वैसे। यहाँ पे वैसे ये क्वेश्चन आपके टीएफआर में आ सकता है बट एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपका रेडियो एक्टिव डीके का है। ये आप लोगों ने एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस में भी किया होगा, रेडियो एक्टिविटी में ऐसे नॉर्मली नहीं कराते। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है, आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या यूज करोगे आप, यहाँ पे आपका लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन आता है। तो क्वेश्चन वहीं से है, आपको आंसर निकालना है। आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वाले तरीके से भी कर सकते हो।
एक मिनट ट्राई कीजिए आप, फिर मैं बताता हूँ इसका कैसे। ये हो गया। फिर मैं बोर्ड दिखाता हूँ, बोर्ड भी करते हैं अब इसमें। तो हमारे पास से क्वेश्चन, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसका हाफ लाइफ, आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है 9 days। द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट व्हिच आर लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद कितना न्यूक्लियाई बचेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, आपको याद होगा n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। आई होप ये आपको याद होगा रेडियो एक्टिविटी से। ये कैसे कर सकते हैं हम, एन डी एन ओवर डी टी होता है आपका रेडियो एक्टिविटी का लॉ है, ये रेडियो एक्टिविटी लॉ। ये आपका डिपेंड करता है लैम्डा एन, एक कांस्टेंट वैल्यू टाइम्स एन पे डिपेंड करता है। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा n इक्वल्स टू पावर एन नॉट की पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, और लैम्डा क्या है, आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आएगा आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन। रेडियो एक्टिविटी का जो लॉ है वो डिफरेंशियल फॉर्म में है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला क्या बताता है कि कितने टाइम के बाद कितने एटम्स बचे हुए हैं ऑन डिकेड। ठीक है, डिके होने के बाद वो एटम खत्म हो गया, दूसरे किसी एटम में चेंज हो गया, वो तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो चुका है डिके होने के बाद। तो जो एलिमेंट बचेगा वो क्या है, एन है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ क्या होता है आपका, कि जहाँ पे एन क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई 2 हो जाएगा। मतलब इनिशियल अगर 10 एटम्स थे हमारे पास, न्यूक्लियाई थे, 10 न्यूक्लियाई थे, तो अभी 5 न्यूक्लियाई ही बचे हुए। तो यहाँ से पावर माइनस लैम्डा टी, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हो। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा की पावर माइनस लैम्डा टी की पावर लैम्डा टी, दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हो जाएगा। दोनों तरफ एल एन ले लेते हैं, की हाफ, ये हाफ हाफ लाइफ है ना, की हाफ, की हाफ की हाफ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है ना, लैम्डा टी नहीं, लैम्डा 9, टाइम 9 days के बाद हो रहा है ना, ठीक है इतना। यहाँ पे आपका बचेगा पावर 9 लैम्डा इक्वल्स टू 2, तो लैम्डा इक्वल्स टू एल एन बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है 3 दिन के बाद कितना होगा। उस टाइम पे n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा की जगह पे एल एन टू बाई 9 इंटू 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर 3 से 3 और 9 कैंसिल होंगे तो यहाँ 3 बचेगा, और माइनस एल एन 2/3। तो आपको पता होगा कि ए एल एन इज इक्वल टू एल एन बी की पावर ए हो जाता है ना, तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा वही, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस एल एन 2 की पावर 1/3। नेक्स्ट ई की पावर n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर एल एन 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा ये। एल एन के कोफिशिएंट अगर माइनस में है तो वो क्या हो जाता है, एल एन का 1/, होगा एल एन 1/, ए इक्वल्स टू माइनस एल एन ए हो जाता है ना। ये लॉ एक्सपोनेंट वाला भी यूज करके हमने ये कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, e की पावर एल एन ए इक्वल्स टू सिर्फ ए हो जाता है। यहाँ पे भी e की पावर एल एन, उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट से कुछ नंबर से, यहाँ पे आपका आ जाएगा n इक्वल्स टू एन नॉट इंटू 1/2 पावर 1/, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था ना सिर्फ।
फ्रैक्शन में क्या होगा, n इक्वल्स टू n बाई n नॉट निकालना हमें, वो आ रहा है आपका 1/2 की पावर 1/3, या फिर इसको लिख सकते हो और -1/3। फिर देखते हैं अब ऑप्शंस किस फॉर्म में है, तो वहां से आपका आंसर मैच करा लेंगे हम ऑप्शंस। तो यहाँ पे दिया है हमारे पास ऑप्शंस है 7/8, 1/3, 5/6 और 1/2 की पावर 1/3। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपको रेडियोएक्टिव लॉ लगा के निकालना था, अगर वो फॉर्मूला याद है आप लोगों को तो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो वो आपको याद रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनता है रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनता है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, उसको सॉल्व करके आपको सिर्फ आंसर ही निकालना है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है आप लोगों को अभी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है आपका, ये ट्राई कीजिए। या फिर ये भी रहने दीजिए, जिस्ट का ही है ये। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। ऊपर वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो क्लैरेट्स का फॉर्म था, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जैम के लिए। मैंने नहीं देखा कि जैम में वो वाला फॉर्म कभी, बट ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमेशा ही आते हैं। सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का सिंपल सेपरेबल हो गया, फिर आपका होमोजेनियस हो गए, ये सारे आते रहते हैं। वो क्लैरेट्स फॉर्म वाला, फिर आपका होता है बोनोलिस फॉर्म वाले, वो नहीं आते, वो भी डाउनडेट होता है। ठीक है, वैसे वो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी करते हैं, पहले ये कर लीजिए फिर उसको करते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपको जो अगर लेट्स नॉट जस्ट फोकस ऑन जैम, कुछ लोग होंगे जिनको रिसर्च के लिए जाना है, तो उनके लिए भी एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे हम। जैसे वो वाला क्वेश्चन था वो टीएफआर में आ सकता है, प्रॉपर आ सकता है। टीएफआर के एक तो एमसीक्यू पेपर में भी आ सकता है, दूसरा आपको सब्जेक्टिव पेपर में भी आ सकता है, जहाँ पे आपको पूरा फुल सोल्यूशन लिखना होता है। ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोग ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं भी यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ बोर्ड में। करते हैं बस है y डबल डैश माइनस y डैश 3y इक्वल टू e की पावर 2। अच्छा, इसका सोल्यूशन निकालना भी नहीं पड़ेगा, आई गेस पूरा सॉल्व करके नहीं निकालना पड़ेगा, अगर आपको ये डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में पता हो तो। आई एक्सप्लेन, पहले मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ आपको, के बाद ही हम फिर से वो देखते हैं कि कैसे हम इसको बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मैं बोर्ड की तरफ देख सकता हूँ। जैसे विजिबल या फिर करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। इस पार्ट का सॉल्यूशन करने से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे मिलेगा, एक्सिलरी इक्वेशन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। हमने किया था कि एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0, ये जो बना रहे हैं हम इसका जो रूट्स निकालेंगे, फिर इसके फॉर्म में जो सोल्यूशन निकालेंगे इस रूट्स के हेल्प से, वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जब
इस पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आता है आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको निकालना कैसे वो आना चाहिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल को पीआई बोलते हैं और इसके सॉल्यूशन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो रूट्स क्या क्या आएंगे। एम स्क्वायर फैक्टराइज करते हैं, -3m प्लस m -3 हो जाएगा। यहाँ से m +1 कॉमन ले सकते हैं, -3 आपका आ गया m-3 और m+1 इक्वल टू 0। यहाँ से m का जो रूट है m इक्वल टू -1 और 3 आ गए। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हो जाएगा c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर प्लस 3x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा आपका c3 e की पावर जो होता है ना यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या होगा, जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है, नॉन होमोजीनियस पार्ट मींस इक्वल के बाहर इस फॉर्म में, ये साइड में जो भी होगा तो बोलते हैं नॉन होमोजीनियस पार्ट। तो इस अगेन नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि पार्टिकुलर इंटीग्रल कहाँ से निकला। ठीक है, तो उसको हम सपोज करते हैं लेट क्या इक्वल्स टू c3 e की पावर 2। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, ये इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल तभी हो सकता है ना जब इसको हम अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या हो सकता है, अभी क्या करना होगा इसका, हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, dx निकालना होगा पी का, हो जाएगा आपका 2 और ठीक है, अच्छा e के फॉर्म में या x के फॉर्म में, इसके हमारा इक्वेशन t के फॉर्म में, ये भी t के फॉर्म में है ना, तो ये x ना लिखकर t की लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये, और फिर सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना होगा हमें, ये हो जाएगा 4c3 e की पावर 2। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में और वहां से आ जाएगा आपका, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव सेम है, 4c3 पावर 2t माइनस इंटू 2c3 पावर 2 और -3y, y की जगह पे माइनस पावर 2t इक्वल e की पावर 2t। ये हमारे पास, यहाँ पे देखो आप, तो सबको सॉल्व कर लेते हैं और e की पावर 2t को कॉमन ले लेते हैं सब जगह। यहाँ पे बचेगा 4c3 माइनस 3c3 इक्वल्स टू e की पावर 2t, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और e की पावर 2t और ये e की पावर 2t कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा -3c3 इक्वल्स टू 1, तो c3 का वैल्यू आ जाएगा -1/3। एक सेकेंड ना,
तो ये आ गया। हम अभी आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो e की पावर माइनस टी और e की पावर 3t के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा वो दोनों कांस्टेंट से होते हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। और e की पावर 2t जो है वो आपका एक उसका वैल्यू आ गया -1/3। यहाँ पे ऑप्शन में चेक कर लेते हैं एक बार। हमारे ऑप्शंस में एक वैल्यू है 1/3, तो वो किसका होना चाहिए, e की पावर 2t का। e की पावर 2t का कोफिशिएंट्स क्या है, c2। c2 का वैल्यू -1/3 होना चाहिए, बाकी आर्बिट्री। c2 हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी में, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर ऐसे ही आप एक क्वेश्चन कर सकते हो वैसे उसमें रहने देते हैं। हाँ, ये कर सकते हो, ये एक बार ट्राई करो। चार्ज चला गया करेक्ट करके। सॉल्व, ये क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। अभी बोर्ड पे लिख देता हूँ इसको पहले, फिर इसको करते हैं। डी वाई बाई डी वाई प्लस, तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। हमें एक कंडीशन भी दिया गया है कि वाई एक्स प्लस टू रूट एक्स इक्वल टू जीरो पे निकालना है, वाई जीरो पे ये निकालना है हमें। मैं फिर अभी क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। आल्सो बोर्ड पे देखते हैं। हमारे पास बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन क्लियर है। सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म। वेरिएबल तो डी वाई बाई डी एक्स है, दूसरी तरफ एक्स कॉमन लेने से आपका बच जा रहा है वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जा रहा है, तो इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक और हमें काम करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कि 1 डिवाइडेड बाई इसको लिख सकते हैं वन प्लस वाई, वाई यहाँ पे है एक्स। यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मुझे लगता है कि ये सबको ही आना ही चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन बता रहा हूँ, किसी को ही पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, ए डिवाइडेड बाई वाई प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5। ठीक है, प्लस टू 1 डिवाइडेड बाई
वाई वन प्लस। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि दोनों जो फैक्टर्स बन रहे हैं ना वाई के, एक वाई और दूसरा वन प्लस वाई, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। प्रोवाइड किस कंडीशन के साथ, ऐसे प्लस के फॉर्म में। और यहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट्स है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, आइडेंटिकली इक्वल होने चाहिए ना। अगर दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, ये दोनों आइडेंटिकली इक्वल होने चाहिए। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस वाई प्लस वाई डिवाइड बाई वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू वन डिवाइड बाई वाई वन प्लस, सिंप्लाइज हमारा क्या होना चाहिए, ए वन प्लस वाई प्लस बी वाई शुड बी आइडेंटिकली इक्वल्स टू वन। ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आइडेंटिकली इक्वल मीन्स क्या होता है, वाई का कुछ भी वैल्यू रखो आप, ये हमेशा ही सेटिस्फाई होगा। आइडेंटिकली इक्वल का मीनिंग ही यही होता है कि वैल्यूज कुछ भी रखो आप, ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू होगी। तो y को हम कुछ भी रख सकते हैं अगर इस कंडीशन में, अगर ये आइडेंटिकली इक्वल है तो इस कंडीशन में हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो अलग अलग y का वैल्यू रख लेते हैं और दोनों के लिए अलग अलग a और b का वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर पहले हम y को 0 रखते तो a वन प्लस जीरो प्लस बी इंटू जीरो इक्वल टू वन। तो यहाँ से आपका a इक्वल टू वन आ जाएगा ना। इसका मतलब ये जो हमारा फैक्टर था वन डिवाइडेड बाई वन, वाई वन प्लस वाई, इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है हमें, तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, हमेशा वन होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हम बी का भी निकाल सकते हैं अगर वाई इक्वल्स टू माइनस वन रख, वाई की जगह पे माइनस वन रख दे तो ए वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस वन इक्वल्स टू वन, यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस बी इक्वल्स टू वन, देयरफॉर बी इक्वल्स टू माइनस वन। तो मतलब हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन था वो हो जाएगा अभी, ए की जगह पे वन रखोगे, वन डिवाइडेड बाई वाई, बी की जगह पे माइनस वन रखोगे, प्लस वाई। दिस इज आइडेंटिकली इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई वाई वन प्लस। ठीक है, क्लियर, ये क्लियर है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो आप, उसके बाद तो आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या था, वन डिवाइडेड बाई वाई वन प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स था, एक्स डी एक्स था। अभी क्या करना, इसको हम लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस बाई वन वाई के साथ तो एक्स डी। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, ये एल एन वाई माइनस एल एन वन प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पे हमको लिख वाई डिवाइड बाई वन प्लस एल एन में इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस पे अब वो कंडीशन लगाएंगे जहां पे x इक्वल्स टू रूट टू है। ठीक है, ये कंडीशन लगाएंगे अभी हम, बाउंड्री इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वैल्यू कंडीशन क्या है हमारे पास, y x इक्वल्स टू रूट टू पे वैल्यू कितना है हमारे पास, e डिवाइडेड बाई टू माइनस ई है। ये कंडीशन हमारे पास यही कंडीशन। ठीक है, तो y की जगह पे अगर x की जगह पे हम रूट टू रखें तो y की जगह पे क्या रखना होगा हमें, e डिवाइडेड बाई टू माइनस ई रखना होगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो वहां से c का वैल्यू आ जाएगा आपका, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं ln y की जगह पे e डिवाइडेड बाई टू माइनस होल डिवाइडेड बाई वन प्लस डिवाइडेड बाई टू माइनस, ये इक्वल होगा आपका
एक्स एक्स की जगह पे √2, तो 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड प्लस सी। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा ln बाई 2 माइनस ई इंटू माइनस ई प्लस बाई 2 माइनस ई डिवाइडेड बाई माइनस ई प्लस ई, ये पूरा फैक्टर यहाँ पे 2/2, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, से आपका वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा, फिर लॉग लेना है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से लॉग ln का ई डिवाइडेड बाई 2 ई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो इसको ln e माइनस ln 2 इक्वल्स टू 1 प्लस सी। तो ln e क्या होता है, 1 होता है, इसकी जगह पे 1 रखोगे आप, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू माइनस ln 2। ठीक है, तो कंफ्यूज क्या है इधर उधर। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन आ गया आपका ln y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ln। ठीक है, c का वैल्यू हमने माइनस ln 2 निकाला था, तो c की जगह पे माइनस ln 2 रख दिया। ओके, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, y इक्वल्स टू एक्स, हमें निकालना है y एट x इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू निकालना है हमें। तो y x इक्वल्स टू 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x की जगह पे 0 रखेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर x इक्वल्स टू 0 रखते हैं हम, क्या होगा, ln y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0 बाई 2 माइनस ln 2। यहीं से हमें क्या निकालना है, अभी y का वैल्यू निकाल देना है, जो y का वैल्यू आएगा वही y एट x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ln डिवाइड बाई 1 प्लस इक्वल्स टू ln 1/2, माइनस साइन है तो माइनस को अगर हम अंदर लेके जाए तो 1/2 हो जाएगा, तो ln और ln कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, हमारे पास बचेगा y डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 1/2, y इक्वल्स 2y माइनस y कर देंगे, y इक्वल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 मीन्स ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस में देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन बी। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इक्वेशन कम से कम जैम के लिए वो थोड़ा स्पेशल फॉर्म में था, ये इंपॉर्टेंट है, KFR का आप देख सकते हो 2023-13 का पेपर में भी आया, ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, सेकंड ऑर्डर लीनियर है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका सॉल्यूशन भी हम कैसे निकालेंगे, वही ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के आप दो रूट्स निकालोगे, दो रूट्स निकालने के बाद उसी फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राई कीजिए आप इसको एक बार, लेट मी ट्राई दिस। मैं तब तक क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, d2y by dx2 माइनस 2 प्लस y इक्वल, तो हमें सोल्यूशन निकालना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में।
एक सेकेंड। ठीक है, चलिए फिर बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ मैं। आप पॉज करके ट्राई कर लेना, उसके बाद ही आगे सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है यही। अब इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही एक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे आप। अब देख सकते हो कितना सिंपल हो सकता है अगर कुछ कुछ क्वेश्चन टीएफआर के भी। बेसिक आपको अगर उसके आइडियाज पता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये सॉल्व कर सकते हो आप सिंपल। यहाँ पे वही एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वाई सॉरी एम, यहाँ पे भी m का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और 1 ही। यहाँ पे भी रिपीटेड रूट है, सेम ही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन ही है जो पहले किए थे हम। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका y इक्वल टू a प्लस बी एक्स ई की पावर x। ठीक है, तो इसका आंसर की भी देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके हिसाब से कौन सा मैच होगा आपका? ऑप्शन ए मैच हो रहा है ना। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से e की पावर x प्लस x e की पावर x है। ऑप्शन आपका ए मैच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अच्छा है, ये एक अच्छा सा। ये मैंने भी किया था, मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था स्टार्ट फर्स्ट टाइम करने के लिए। ट्राई दिस, ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आप ट्राई कीजिए टाइम लगा के। क्लियर है, ये क्वेश्चन मैं भी वहां पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, बॉडी ऑफ मास। विल हिट द काइनेटिक। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोर्ड दिखाता हूँ आप लोगों को।
देखते हैं नहीं है क्या। ये और ठीक है। A body of mass m falls from rest at a distance at a height h under gravity through a dense medium which provides resistance। क्या हो रहा है, एक छोटा सा मास है, वो h हाइट से नीचे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक मास है, ये ग्राउंड है, और ये हाइट आपका h है। तो h हाइट से वो गिर रहा है, बट जहाँ पे गिर रहा है वहां पे सिर्फ गैस नहीं है, वहां पे कुछ और भी है, कुछ और भी है। इससे क्या आ रहा है, आपका रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और मीडियम है, उस मीडियम की वजह से वहां पे रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है। रेजिस्टिव फोर्स मीन्स वो नीचे गिर रहा है, खोज रहा है, बट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर की तरफ ठीक है। ये रेजिस्टिव फोर्स क्या करेगा, इसका इस पे कुछ वर्क डन करेगा, उस वर्क डन की वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी लूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम एम जी एच का फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते, हम यहाँ पे क्या करना, स्पीड निकालना। स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोल रहा हूँ, सॉरी, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ फोर्स नेट। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, एक नीचे की तरफ लग रहा है हमारा है, और ऊपर की तरफ लग रहा है रेजिस्टिव फोर्स जो है माइनस के स्क्वायर एम जी माइनस के बी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो आप, टीवी बाई, दोनों तरफ मास से डिवाइड कर देते हैं, तो जी माइनस के बाई एम। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे कि क्या एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पे एक सेपरेबल फॉर्म में भी है। ये सेपरेबल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डीवी डिवाइडेड बाई जी माइनस के बाई एम इक्वल्स टू डी। ठीक है, ये एक सेपरेबल फॉर्म में है, इसका क्या करना होगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन आएगा आपका साइन हाइपरबोलिक फॉर्म में। अगर फी की जगह पे हम साइन रखें, साइन नहीं करना आपका होता है साइन थीटा करेक्ट है, तो साइन स्क्वायर ही रखते हैं यहाँ पे। क्या सोल्यूशन हम रखते हैं, के बाई एम डी स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा साइन स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे की जगह पे हम ये रखते हैं, मतलब v की जगह पे क्या रखेंगे हम, एम जी बाई के अंडर रूट में साइन, ये सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे अगर हम, तो डीवी की जगह पे क्या रखना होगा, अंडर रूट एम जी बाई के, कॉस थीटा की साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करते हैं, डीवी की जगह पे रखेंगे अंडर रूट सी डिवाइडेड बाई के कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई सी माइनस डी साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी डी थीटा नहीं, सॉरी, इक्वल्स टू डी टी। ठीक है,
फोटो से ना दिखा हो तो ये अभी आप देख में क्या दिखा है। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको सेपरेबल फॉर्म में किया। सेपरेबल फॉर्म में करने के बाद ये जो सेकंड टर्म है वी स्क्वायर वाला, इसको हमने साइन थीटा के साथ रिप्लेस, ठीक है, साइन थीटा के फॉर्म में ऐसे रिप्लेस किया ताकि हमारा जो ये फंक्शन हो वो सिंपल बने, ठीक है। इसलिए हमने कोफिशिएंट भी रखा है। कोफिशिएंट क्या रखा है हमने, अंडर रूट एम जी बाई के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप जी कॉमन ले सकते हो, अंडर जी बाई के डिवाइडेड बाई जी, यहाँ पे cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, जगह पे आप रख सकते हो जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इससे भी cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं ना, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा थीटा इक्वल्स टू जी cos थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका अंडर रूट एम ओवर के जी। इस जी को भी हमने अंदर ही ले लिया, रूट के अंदर ही ले लिया, और नेक्स्ट बचेगा यहाँ पे सेक थीटा थीटा डी, अभी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है और आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है एल एन सेक थीटा प्लस प्लस एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट क्या होगा सी, कांस्टेंट को सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो अभी थीटा और वी को हमने रिप्लेस किया था, तो थीटा और वी को फिर से हम वी के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं, या फिर ऐसे करते हैं, वी हमारा क्या होगा, इनिशियल कंडीशन से अगर बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन में वी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, जीरो होगा ना। यहाँ पे टाइम इक्वल टू जीरो रखते हैं तो वी भी जीरो हो जाएगा। तो अगर वी इक्वल टू जीरो है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इसका मतलब हमें जीरो रिप्लेस करना है। तो सेक जीरो वन होता है और टेन जीरो आपका हमारा होता है जीरो भी। तो यहाँ पे ln m बाई के ln वन प्लस जीरो इक्वल टी की जगह पे जीरो प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल टू जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि ln वन हो रहा है यहाँ पे। ln वन का वैल्यू कितना होता है, ln वन का जीरो होता है। तो यहाँ से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना वो हो जाएगा ln, सॉरी सोल्यूशन जो आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट के जी बाई एम, यहाँ पे टाइम्स टी, टी इक्वल्स टू जीरो है इसलिए वो गायब ही, ये हो गया हमारा स्पीड। स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ, एक सेकेंड, को एज अ फंक्शन ऑफ टी बाई डी एक्स वो भी कर सकते थे ना, तो हमारा एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, तो टाइम हमें चाहिए। ओके, आपने यहाँ तक सोल्यूशन निकाल लिया, तो यहाँ पे आप क्या करो, सेक थीटा और टेन थीटा की जगह पे वी रिप्लेस करके भी निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एक तरीका बताता हूँ मैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। हमारा आया था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन आया था हमारा इज इक्वल टू माइनस ए बाई एम बी इज इक्वल टू माइनस ए बाई एम। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम का फंक्शन नहीं पता है, हमें हमें चाहिए एज अ हाइट, कितना हाइट ड्रॉप होने के बाद काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं हम डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, टी होता है ना, डी वी बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, आ दिया चेन रूल लगा दिया। तो डी वी डी एक्स बाई डी टी क्या होता है आपका, डी होता है वी टाइम्स डी वी बाई डी, ये यूज करेंगे तो सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अच्छा है, ठीक है। तो
यहाँ पे करते हैं v dv बाई डी एक्स प्लस टू जी माइनस के बाई एम वी स्क्वायर। सेपरेशन वेरिएबल फिर से लगाते हैं, तो v डिवाइडेड बाई जी माइनस के बाई एम वी प्लस टू वी एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो माइनस टू के बाई एम, तो हमने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया, माइनस टू के बाई एम, माइनस टू के बाई एम मल्टीप्लाई किया है अगर हमने, वही का अपोजिट ही माइनस एम बाई टू के मल्टीप्लाई करना होगा बाई टू के, तभी तो ये पूरा का पूरा सिर्फ v बचेगा बाई एम, इधर dv है, अभी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। आप देखो ये वाला जो टर्म है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ना, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में है तो उस टाइम पे आपका इंटीग्रेशन हो जाता है सिर्फ माइनस एम बाई टू के, ये तो रहेगा ही है लॉन के फॉर्म में टी माइनस के वी स्क्वायर बाई एम, और दूसरे साइड में हमारा डी एक्स की जगह पे एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या था, जब हमने ड्रॉप करना शुरू किया था तब एक्स जीरो था, तो जब ड्रॉप करेंगे उस पॉइंट पे क्या होगा, स्पीड भी जीरो होगा, यहाँ पे v और x की दोनों जगह पे हम जीरो रखेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या होगा, x इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज v इक्वल टू, तो ये हम अप्लाई करते हैं कंडीशन। कंडीशन को अगर हम अप्लाई करें, माइनस एम बाई एल एन जी माइनस जीरो प्लस टू एक्स की जगह पे जीरो प्लस सी, आ गया आपका माइनस एम बाई, है ना, मैंने कोई कोफिशिएंट रॉन्ग नहीं, ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमारा जो स्पीड का था वो आ जाएगा आपका माइनस एम बाई टू के एल एन माइनस के वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम इक्वल्स टू एक्स प्लस सी की जगह पे माइनस माइनस एम एल एन जी ठीक है। यहाँ पे हम स्पीड का एक फंक्शन बना सकते हैं, क्या करते हैं हम, एम बाई टू के कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा एल एन जी, तो भी लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं हम, ठीक है, राइट साइड में जो हमारा एम एल एन जी की फॉर्म में है, माइनस एल एन की माइनस के प्लस टू एक्स हो जाएगा एम के सी डिवाइडेड बाई प्लस टू के एक्स बाई एम, क्या आ गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज, ओके, यहीं पे रहने देते हैं, और अच्छा यहीं से फिर निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाई जी माइनस के वी स्क्वायर बाई एम इक्वल्स टू ई की पावर के एक्स बाई एम, आ जाएगा आपका ई पावर माइनस टू के एक्स बाई एम इक्वल्स टू सी
माइनस के वी स्क्वायर बाई एम। इसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर के वी स्क्वायर को अलग रखते हैं। के वी स्क्वायर बाई एम सी 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स बाई एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा हमने ये निकाल दिया एम जी बाई के अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 के एच बाई एम। ये हो गया। जब वो ड्रॉप होके नीचे आ जाएगा ना, उस टाइम का उसका स्पीड का स्क्वायर वी स्क्वायर निकाल। हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे एम जी डिवाइड बाई के अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस, अंडर रूट नहीं है, ब्रैकेट है ऐसे, यहाँ पे भी है also not an अंडर रूट। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा एम स्क्वायर जी बाई 2 के था क्या यहाँ पे भी? और माइनस 2 के एच बाई एम माइनस ई माइनस 2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड में पहुंचेगा तब तक का उसका काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट्स है एम स्क्वायर जी बाई 2 के फिर जी बाई 2। ये एक बार आप नोट में लिख लो कॉपी में, ये जो हमारा लास्ट आंसर आया, फिर इसको हम मैच करा लेते हैं ऑप्शंस के साथ। तो हमारे पास आ रहा है, ऑप्शंस देखते हैं क्वेश्चन का। तो एम स्क्वायर जी बाई 2 के, तो कोफिशिएंट तो सब में सेम ही है। दूसरा हमारे पास जो ब्रैकेट में बच रहा है वो बच रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 के एच बाई एम। अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा डी के साथ। यहाँ पे हमें हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया, एक्सेलरेशन को उसको फोर्स के साथ कंपेयर किया, हमने फिट किया, फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। हमने यहाँ पे एक ट्रिक लगाया, हमने यहाँ पे टाइम के बेसिस पे नहीं निकाला स्पीड एक्सेलरेशन को, हमने एक्सेलरेशन को निकाला एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मींस पोजीशन के फंक्शन से, कि हमें हाइट ड्रॉप होने का टाइम, हाइट कितना ड्रॉप करना है वो पता, हमें ये नहीं पता कितना टाइम लगेगा वो ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, हमें सिर्फ पता है कि इतने हाइट से हमें उसको ड्रॉप करना है, वी डोंट नो कितने टाइम के लिए ड्रॉप करना है। इसलिए हमने इसको एक्स का फंक्शन बना दिया डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बनाने से हमें सिर्फ एक्स की जगह पे एक्स हमें रिप्लेस करना। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन अच्छा था, मुझे मजा आया था मैंने भी जब ये स्टार्ट में किया। तो ये भी कर सकते हो आप, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं रहने देता हूँ। तो इसको आप वैसे कर सकते, सॉल्व कर सकते, ये सेपरेबल फॉर्म में आए, सेपरेबल फॉर्म में नहीं होगा, होमोजेनियस फॉर्म में होगा। हाँ, ये देखो आप, कैन यू डू दिस, ये कर सकते हैं क्या? ये करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम ले आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये क्वेश्चन देखिए आप, और मैं इसको बोर्ड में भी
कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हमें +2 टाइम्स डी डी टी +1 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 1। और हमारे पास बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन dx ओवर dt एट x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 है। सिमिलरली x ऑफ t एट t इक्वल्स टू 0 माइनस हाफ। ये तो हमें इनिशियल कंडीशंस पता है, इसके बेसिस पे हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे ऑपरेटर दिया है ना, ऑपरेटर को पहले x पे ऑपरेट करेंगे, तो उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बारी बारी सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख लिया, तो फिर मैं बोर्ड पे लेके चलता हूँ, बोर्ड पे हम सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑपरेटर फॉर्म में है, तो ऑपरेटर को एक्सपांड करते हैं। पहले काम, तो पहले डी बाई डी टी +2, तो राइट साइड में ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर देते हैं, डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब क्या करते हैं, डी टी को पहले दोनों पे ऑपरेट करते हैं, फिर 2 को दोनों पे मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी। ठीक है, तो डी टी को जब ऑपरेट करेंगे तो डी टू एक्स प्लस डी एक्स ओवर डी टी प्लस मल्टीप्लाई करने से 2 डी एक्स बाई डी टी प्लस 2x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है वो बन जाएगा आपका d2x ओवर डी प्लस 3 dx बाई डी टी प्लस 2x इक्वल 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे रूट्स निकालते हो m² प्लस 3m प्लस 2, ये हो जाएगा आपका एक्सिलरी इक्वेशन, और यहाँ से आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ से m का वैल्यू होगा -1 और -2। आप सॉल्व करके देख सकते हो, मुझे ये वैल्यूज पता है तो मैंने ऐसे लिख दिया, -1 और -2 ही आएंगे। ठीक है, इसके दो रूट्स आ गए, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा आपका, या फिर यहाँ पे x का ही सोल्यूशन होगा। x का सोल्यूशन होगा a e की पावर माइनस टी प्लस b e की पावर -2। यहाँ पे a और b क्या है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। नेक्स्ट हमें इनिशियल कंडीशंस लगाने हैं। इनिशियल कंडीशन क्या लगाना है, x ऑफ 0 इक्वल्स टू -हाफ, ये कंडीशन लगाना है। और दूसरा कंडीशन लगाना है x डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले x डैश वाला निकालते हैं, तो x डैश कितना होगा, x डैश ऑफ t कितना हो जाएगा, -a e की पावर -t -2b पावर -2। ठीक है, यहाँ पे अभी t की जगह पे 0 रखते हैं और सॉल्व करते हैं। -a e की पावर 0 -2b की पावर 0 a इक्वल्स टू 2। ये सॉल्यूशन।
ठीक है। अभी नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारा x 0 इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 0 जब रिप्लेस करेंगे तो a प्लस b इक्वल्स टू माइनस हाफ। a की जगह पे 2b रखना है, तो 2b प्लस b इक्वल्स टू माइनस हाफ। देयरफॉर b इक्वल्स टू 3b माइनस हाफ। देयरफॉर b इक्वल्स टू माइनस 1/6। b का वैल्यू आ गया, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 2, सॉरी 2b है, 2 इंटू माइनस 1/6, तो a का वैल्यू आ गया -1/। देयरफॉर हमारा जो x का सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू a की जगह पे -1/3 है, a की पावर होगा आपका a की पावर -t -1/6 e की पावर -2। ठीक है, तो फिर हमारा आ गया सॉल्यूशन। की जगह पे हम अभी हमें निकालना था हमें यही सोल्यूशन ही निकालना था सिर्फ, ये सोल्यूशन है। x इक्वल टू -1/3 e की पावर -t -1/6 e की पावर -2। ठीक है, अभी आंसर चेक कर लेते हैं इसका, देन वी विल एंड आवर टुडेस क्लास। आंसर है इसका e की पावर -2t इन ओ हमारे पास राइट हैंड साइड में भी है ना, 1 भी है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सिर्फ, भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फंक्शन सेकंड मैंने कोई वैल्यू रॉन्ग लिखा है, स्पी इक्वल्स टू माइनस हाफ ही है, ये तो कंडीशंस तो यही आ रहे हैं, -12 1/3 और -1/6। ये कोई बात नहीं, इसको हम ये वाले को देख के सबसे पहले इसका हम पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल देते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है हमारे पास, पार्टिकुलर टी आई होगा हमारे पास 1 निकालना है। तो ऐसे अगर कोई पोलोमियल फंक्शन होता है ना, पोलोमियल फंक्शन, तो पोलोमियल फंक्शन के लिए हम पार्टिकुलर इंटीग्रल को सपोज करते हैं ए एक्स स्क्वायर, नहीं ए एक्स स्क्वायर नहीं है सपोज कर सकते हम यहाँ पे सिर्फ सपोज कर सकते हैं ए कांस्टेंट है। जितना होगा ना पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपका जितना कोफिशिएंट्स होंगे, सॉरी, तो राइट हैंड साइड में नॉन होमोजेनियस पार्ट होंगे ना, उसका डिग्री जितना होगा उतना ही तक ही हम उसको सपोज करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल वहीं तक हो सकता है। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल को कोई कांस्टेंट सपोज कर दे, कैपिटल सी करते हैं, तो अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करने के बाद बचेगा आपका, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0, सेकंड डेरिवेटिव भी 0, तो -0 प्लस 0 प्लस 2c इक्वल्स टू 1, राइट हैंड साइड में 1 था, c इक्वल्स टू कितना आ गया हाफ। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा अभी x इक्वल्स टू वो बनेगा -1/3 e की पावर -t और -2 b, ये आया था इतना माइनस b की जगह पे 1/6 की पावर -2t प्लस, ठीक है, यहाँ से
हाँ, ये ठीक रहेगा, ये सोल्यूशन। दिस इज द सोल्यूशन। आई गेस यहाँ पे कुछ टाइपो हुआ है, वरना सोल्यूशन यही होगा। ओ नो, मैंने बोर्ड नहीं दिखाया। आई रिवाइज इट अगेन। मैं बाय मिस्टेकनली मैंने बोर्ड नहीं दिखाया। ओके, बोर्ड में क्या था हमारे पास, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था। पार्टिकुलर इंटीग्रल, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या बना था यहाँ पे। आ, ये था, राइट हैंड साइड में जीरो नहीं था, सॉरी, यहाँ पे वन था। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना था हमारा, ये व्हाइट कलर का बॉक्स। राइट हैंड साइड में वन है, तो नॉन होमोजेनियस पार्ट है ना वो। नॉन होमोजेनियस पार्ट के लिए हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो यहाँ पे नॉन होमोजेनियस पार्ट वन है, तो वन के लिए हम पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या सपोज करेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ जो नॉन होमोजेनियस पार्ट होता है ना, उसका डिग्री जितना होगा, तो वही बराबर की डिग्री का हम क्या करेंगे, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सपोज करेंगे। तो यहाँ पे डिग्री वन है, तो इसलिए हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सपोज किया हमने डिग्री, सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर डिग्री जीरो है क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे भी सिर्फ हमने कांस्टेंट ही एक पर्टिकुलर इंटीग्रल सपोज किया। तो कांस्टेंट सी हो गया, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों जीरो होंगे, तो इसलिए यहाँ पे जीरो प्लस जीरो, और डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट टर्म था हमारा प्लस टू एक्स था ना, एक्स की जगह पे सी, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने सी सपोज किया, तो टू सी की वैल्यू आ गया यहाँ से वन क्वेश्चन में सपोर्ट। तो हमारा जो एक्स का फंक्शन होगा फाइनली, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट हाफ भी है। तो आई बिलीव हमारा सोल्यूशन राइट है, यहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है। और आप देखो बाकी सारी चीजें सेम ही आ रही है ना, अगर यहाँ पे वन बाई सिक्स कॉमन ले लें, यहाँ पे वन बाई सिक्स माइनस टू, वन बाई सिक्स कॉमन ले ले तो बचेगा हमारा ई की पावर माइनस, ई की पावर माइनस टू, माइनस टू ई की पावर माइनस टू, और लास्ट टर्म हाफ है। सिमिलर ही बन रहा है, बट कांस्टेंट का ही फर्क हो रहा है, और आई बिलीव हमारा कांस्टेंट राइट आया है, और सोल्यूशन जो दिया है यहीं पे कुछ मिस्टेक होगा आई बिलीव। आप एक बार चेक कर लेना, वैसे सोल्यूशन करने का तरीका यही है। ठीक है, ओके, फाइन, हो जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं फिर से बोलूंगा कि आप अभी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। आज डिफरेंशियल इक्वेशन किया मैथमेटिकल फिजिक्स के, तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ही एक दो और करेंगे, जैम लेवल के भी देखते हैं, जैम के पेपर का मैं नेक्स्ट में कराता हूँ सेम। और फिर हम मैथमेटिकल फिजिक्स ही अभी 3-4 दिन करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी सॉल्व करेंगे, फिर मैट्रिसेस का भी सॉल्व करना है हमें, लीनियर अलजेब्रा का पार्ट भी। तो 3-4 टॉपिक्स है मैथमेटिकल फिजिक्स से, और वेक्टर कैलकुलस भी है, वेक्टर्स भी हैं, तो ये सारे कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो वही, अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन रहा हो, तो आप कमेंट में डाल देना, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट चीज, अगर आप जैम जेस और टीएफआर सीएसआर नेट गेट इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे कक्षास पे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। आपको अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी, आपको लाइव क्लासेस, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगे, डेली डीपीपीस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, लास्ट में मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे स्ट्रक्चर्ड पूरा। तो आपको सारी चीजें एक जगह भी मिल जाएंगी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना रहेगा और पढ़ना रहेगा, तो बहुत सारे लोड आपके कम हो जाएंगे। आप एक बार कक्षा के हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।